80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना है, तो जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी ये उम्मीद कर रहा है कि आगे जाके टैक्सेस कम होंगे, नहीं होने वाले। आज के बी द चेंज के पॉडकास्ट में मिलते हैं संजय कथुरिया जी से। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज लगती है, इन्फॉर्मेशन लगती है, टाइम लगता है। कि अगले 2 साल के अंदर इनकम टैक्स में कोई हैक बचेगा ही नहीं एम्प्लॉइज के लिए। बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट फॉर अ न्यू कमर। लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि द पावर ऑफ फ्री टाइम में आप जितना पैसा कमा पाओगे ना, ये 2 लाख 3 लाख की तनख्वाह, 4 लाख की तनख्वाह बहुत छोटी हो जाएगी। लगभग 27-28 साल की मेरी एज रही होगी, तो मैं भी बहुत अर्ली स्टार्ट बिजनेस में लग गया। तो टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। मेरे फादर, हम किसी मैरिज में थे, तो एक अंकल वो रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ा काम करते थे। उन्होंने ये बात बोली कि भाटिया जी, जो 25 साल से पहले मौज करता है वो सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है, और जो 25 साल की उम्र तक स्ट्रगल कर लेता है वो सारी जिंदगी मौज करता है। और मैं तो आप जैसे, मेरे जैसे लोग लिविंग एग्जाम्पल है। ट्रू। मेरी एज 42 है। मैंने अपना टारगेट बनाया था कि मैं 45 में रिटायर्ड हो जाऊंगा। ठीक है, मैं 35 में ही हो गया। बहुत बढ़िया। काम मैं सारा कर रहा हूँ। हाँ, अब ये उससे रिटायर, उसके बाद मतलब योर रिटायरमेंट, यस, नाउ इट्स पैशन। हाँ, अब ये भी स्टार्ट किया है, तो ये है कि एक पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव मैसेज पब्लिक में दिया जाए। ट्रू। आई एम इन्वेस्टिंग माई ओन टाइम, ओन मनी। ट्रू। पर ये है कि ये पैशन के लिए कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं मेरी तरह जो बहुत पैशनेट है कहीं और फील्ड्स में, राइट, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर। हाँ, उन्होंने भी देखो, उन्होंने जो आज एंजॉय करेगा वो कल रोएगा, जो आज थोड़ा स्ट्रगल मार लेगा वो कल एंजॉय करेगा। ये वही बात हो गई। तो आई थिंक डिलेड ग्रेटिफिकेशन, बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी। डेनियल गोल्डमैन करके एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अमेरिकन बच्चों को एक कमरे में लेके गए, छोटे बच्चों को, और उनको मार्शमेलो दे दिया। वहां पे मार्शमेलो बड़ा चलता है, बड़ा पसंद करते हैं बच्चे, मीठा होता है। तो सबके सामने रख दिया और उनको बोला, सुनो ऐसा है कि तुम्हारे सामने मार्शमेलो रख दिया, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैंने 15 मिनट में आऊंगा चॉकलेट सॉस लेके, और जिसने मार्शमेलो नहीं खाया होगा मैं उसको चॉकलेट सॉस के साथ लाऊंगा। अब जैसे वो गए तो कुछ बच्चे ऐसे देखे, कुछ चाट रहे हैं, कुछ छोटा छोटा बाइट ले रहे हैं, बोले थोड़ा भी ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ थे जो बिल्कुल चुप है, और कुछ ने बिल्कुल सबने खा लिया। तो वो आए 15 मिनट बाद, उन्होंने मार्शमेलो पे चॉकलेट सॉस दी, तो जिन्होंने खा लिया था वो बड़े दुखी हुए, जिन्होंने नहीं खाया था वो खुश हो गए। उस रिसर्च को 30 से 40 साल कंटिन्यू रखा गया था, और ये पाया गया कि जिन्होंने चॉकलेट सॉस के लिए वेट किया उन्होंने लाइफ में ज्यादा वेल्थ अचीव पाई। तो बहुत सिंपल है, अगर आप अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर तो ऑटोमेटिकली आप में हर चीज करने की क्षमता बेटर हो जाएगी। आप वेल्थ भी अच्छी क्रिएट कर पाओगे, आप अपने जॉब में भी ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, ग्रोथ भी लेके आ पाओगे, और एक 360 डिग्री लाइफ जो है एंजॉय कर पाओगे। आपसे बात करके संजय जी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ये सारी चीजें बोलता हूँ रेगुलर, जो आप बोल रहे हैं आपकी एक्सपर्टीज है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। राइट। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हर चीज ना गोल ओरिएंटेड रखी जी, मेरे और मेरे ब्रदर के साथ। हमें जब भी मेरे फादर ने बोला कि भाई आप 80% ले आओगे, तो कितने ले आओगे, खुद बोला। मेरे फादर ने हमेशा बोला कि भाई कितने % आप ले आओगे, 80% ले आओगे, 85 ले आओ, 85 ले आओगे तो ये टॉय मिल जाएगा, एक्स अमाउंट साइकिल मिल जाएगी, गियर वाली मिल जाएगी, जो मतलब इस रेंज में अपर सेगमेंट थी कि हाँ ये मिल जाएगी। हमें लगता था पापा कह रहे हैं दिला तो पाएंगे नहीं, ये तो इतनी महंगी है। लेकिन क्या होता था, हम 85 को आए करते थे तो 83 पे आ जाता। राइट। अब हमें 83 का जब परसेंटेज का रिजल्ट आता था, मुझे शाम तक फादर की वेट होती थी कि क्या बोलूंगा कि भाई 85 तो आए नहीं, वो 83 पे भी दिला देते थे। राइट। लेकिन उन्होंने ये तो देखा कि उनका 80, अच्छा इनको और अच्छा 83 से एवरेज से ऊपर कर। तो मैं वाइफ को, अपनी घर में अपने दोस्तों को भी ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को ये आदत होनी चाहिए कि आज इस चीज को अवॉइड कर लो। यस। जैसे आप अवॉइड करते हो आपको एक हैबिट बन जाती है। बल बहुत बच्चों को मैं आज देख रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी एज में, फोन आ गया, आईफोन, तो मतलब रुक नहीं सकते, अभी चाहिए अभी। तो वो अपने लिए भी चाहिए, फैमिली के लिए भी चाहिए। इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स पे जैसे लोग, बहुत लोग क्रेडिट कार्ड्स पे जी रहे हैं, उसका आप कैसे उनको हम निकाले इस टैप से, और क्या उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली है? देखिए,
क्रेडिट कार्ड एक मेरे हिसाब से एक बहुत प्यारा टूल है, बहुत प्यारा टूल है। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना सीख जाओ तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हो। उसका उदाहरण देता हूँ जी। एक व्यक्ति है जिसका सिबिल 710 है, एक व्यक्ति है जिसका सिबिल 800 है। दोनों होम लोन के लिए गए। दोनों के होम लोन में आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो 0.5% का फर्क होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसका 800 पे सिबिल है उसको 0.5 सस्ता मिलेगा। अब सब आके बोले हैं सर क्या है 0.5 तो बहुत छोटा नंबर है ये। अब उसका मतलब मैजिक बताता हूँ मैं। मैजिक ये है कि अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है घर के लिए, अब उतना तो आजकल औसतन चला ही जाता है, और वो 25 साल का लोन है, तो वो 25 साल में वो 0.5% का जो महत्व है वो 11.5 लाख रुपए। 11.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट की बचत होगी सिर्फ वो सिबिल स्कोर से, सिर्फ वो 0.5%। तो यानी सिबिल स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है अगर आप घर लेना चाहते हो या लाइफ में कभी भी लोन लेना चाहते हो। अब मैं सिबिल स्कोर को इंप्रूव कैसे करूं? देखिए, जब आप न्यू टू क्रेडिट होते हो, यानी कि आप एक व्यक्ति हो जिसने आज तक बैंकिंग सिस्टम में कभी ट्रांजैक्ट नहीं किया, तो बैंक आपको जानता ही नहीं, आपके व्यवहार को नहीं जानता। आप नया बिजनेस चालू करते हो जी, आपको कोई सप्लायर क्रेडिट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो आपके व्यवहार को नहीं जानता। 5 बार आपने टाइमली पेमेंट कर दी तो बोलते चल 7 दिन का दे देते, चलो 7 दिन का देखे देखते हैं, 1 मील देखे देखते हैं। तो इसी तरह बैंकिंग सिस्टम आपको नहीं जानता, वो आपको रेटिंग करता है -1। वो कहता है जी राज जी आप अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे, हमारे साथ सौदा नहीं किया, -1। अब राज जी को चाहिए लोन, उनको पहुंचना है 800 पे, तो वो क्या करेंगे? तो वो करेंगे एक एफडी रखेंगे 20,000 रुपए की, और 20,000 रुपए की एफडी पे 15,000 रुपए का उनको एक क्रेडिट कार्ड बैंक इशू कर। ये बैंक जब उनको क्रेडिट कार्ड 15,000 का इशू करेगा तो वो उसको यूज करें। अब यूज करेंगे, अब्यूज नहीं करेंगे, ठीक है? यूज करेंगे मतलब हो गया कि जो उसकी लिमिट है उसका 30 से 40% विड्रॉ करेंगे। अगर आपका 15,000 का क्रेडिट कार्ड है तो कभी भी आपको 40% से ऊपर, यानी कि 6,000 से ऊपर का उस पर स्पेंडिंग नहीं करना है, क्योंकि सिबिल चाहता है आप खर्च करो, पर सिबिल ये नहीं चाहता कि आप 90% खर्च करो। फिर उसको लगता है यू आर डेस्परेट फॉर बाइंग क्रेडिट, आपको बहुत क्रेडिट की आवश्यकता है, कल को आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। आपने 40% विड्रॉ किया, उसमें से ड्रॉ डाउन किया, टाइमली बेसिस पे फुल पेमेंट कर दिया। ये सिर्फ वो कहते हैं मिनिमम ड्यू, ये सब नहीं, पूरा पैसा बना। ये आप 6 महीने करो, आपका सिबिल स्कोर आ जाता है। ओके फिर बैंक आपको आके बोलता है भाई साहब बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, अब आप एफडी ले लो वापस अपनी, हम आपका 20,000 का क्रेडिट कार्ड 50,000 का कर रहे हैं। पर उस टाइम लालच नहीं करना, अपना पैसा वापस ले लो एफडी का, लिमाज को 20,000। मेरा हमेशा कहना होता है 3 कार्ड रखो, और तीनों कार्ड की जो आपकी टोटल वैल्यू है वो होनी चाहिए आपकी सैलरी जितनी। अगर आपकी मंथली सैलरी जितनी, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 10,000 के 3 कार्ड रखो, और उनमें से 30% से ज्यादा कभी इस्तेमाल मत करो, तो आप कभी गलत होगे नहीं। अगर आपकी कमाई जितना ही आपका क्रेडिट कार्ड है और उसमें से आपको रूल पता है कि मैं 30-40% ही यूज कर सकता हूं, तो आप गलत कभी होगे नहीं, और आपका स्कोर 800 पहुंच जाएगा सिबिल का। मैं तो ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि फ्लॉन्ट करते हैं कि मेरे पास 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास 10 लाख का है। बहुत देखा है, हम 1 लाख रुपए में सोच लेते हैं कि फ्यूल के लिए रखा हुआ तो फ्यूल के पॉइंट्स मिल जाते हैं। बिल्कुल, वो भी किसी, आप जैसे भाई ने बताया कि फ्यूल के पॉइंट्स है आपके पास, बहुत अच्छे उनके माइल्स मिलते हैं, आप लाउंज में अलाउंस मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर कोई इसको यूज करना जानता है तो क्रेडिट कार्ड कब कमाता है? वो सिर्फ तब कमाता है जब आप डिफॉल्ट करते हो। तो यानी मेजर कंट्रोल तो आप ही के पास है ना। पर ये उन लोगों के लिए घातक है जिनका अपने ऊपर खुद के ऊपर संयम नहीं है। पागल की तरह क्रेडिट कार्ड बस स्वाइप करते रहेंगे, क्योंकि कुछ आ गया प्लास्टिक, क्योंकि जेब से पैसा नहीं जा रहा है। पुराने लोग जाकर रखते ही नहीं थे, बोलते थे यार कैश देंगे, क्योंकि जब 10,000 की गड्डी जाती है ना जेब में, ऐसा अगर जरा सैकड़ों भी पड़े तो आपका मन नहीं करता। शॉपिंग करने जाए तो 10,000 की वैसे करे और 10,000 जेब से निकाले, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। इसलिए तो यूपीआई बेस्ड जो अभी शॉपिंग हो रही है वो इतना बड़ा इशू बन गई है, क्योंकि यूपीआई की वजह से वो वीडियो गेम हो गया है। क्या करना है? कोड स्कैन करना है और ढंग आपके अकाउंट से कट गया 300 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया। और अब इन्होंने लिमिट भी बढ़ा दी, पहले बोलते थे 1 लाख करेंगे, 5 लाख भी करना यूपीआई की लिमिट। तो पॉइंट इज कि अगर आप किसी भी चीज को, फाइनेंशियल टूल को यूज करना सीख जाओ, अब्यूज करते हैं, अब्यूज मत करो, यूज करो। सिबिल आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है, आपके लाइफ में आपको क्रेडिट देगा, लंबा लोन भी देगा, सस्ता लोन भी देगा, बार-बार लोन देगा, आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा। कल को आपको व्यापार करना है, व्यापार के लिए आपको लोन लगता है क्योंकि इट इज वन सोर्स ऑफ कैपिटल। तो उस टाइम पे क्यों आप ऐसी सिचुएशन में आना चाहते हो कि जब आपका सिबिल स्कोर खराब हो? दूसरा, मैं एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, वो ये है कि कभी भी क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटल नहीं कर। आपने अगर क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटल किया, सेटल मतलब 50,000 का था, आपने 30,000 पे कर दिया। मेरे साथ, मेरे एक कलीग के साथ ये हुआ, तो उनको वो क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर करते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए, पब्लिक शेमिंग करते हैं। हमारी कंपनी के बोर्ड लाइन पे फोन कर दिया कि अरे ये मैडम है आपकी कंपनी में, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो वो शेमिंग करते हैं जी। तो वो आई मेरे पास, बोले कि सर मैं फंस गई हूँ, प्लीज हेल्प करे। क्या? मतलब देखो, सेटलमेंट मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, 50,000 का ड्यू है, 30,000 कर देंगे, वो भी 10-10 हज़ार हर महीने कर देंगे।
और एक चीज याद रखना, इसके बाद आप जीवन भर लोन नहीं, यूजर आप होगे। हाँ, जीवन भर लोन नहीं मिलेगा। देन यू फॉरगेट कि आपको कभी लोन मिलेगा। आप 5 साल अपना क्रेडिट बिल्ड करना पड़ेगा, और वो भी उतना अच्छा बिल्ड नहीं होगा जितना मतलब जिस पॉइंट से आप छोड़ोगे। अगर आप पूरा 50,000 दे दोगे तो आप फिर एक मतलब अपनी जिंदगी आगे जी सकते हो फिर से क्रेडिट पे, पर अगर नहीं दिया तो यू आर गॉन। सर मैं 2 केसेस बताऊंगा। मेरे एक फ्रेंड है, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। उनकी कुछ ऐसी कंडीशंस रही पीछे 10-15 साल पहले, वो सिविल खराब हो गया, डिस्प्यूट हो गया कोई बैंक से, वो सेटल कराया नहीं। अब वो जब सेटल करा के उन्होंने दूसरी कंपनी खोली, उसके बाद उनकी 10x ग्रोथ हो गई पिछले 5 साल में। क्योंकि विदाउट गेटिंग मनी फ्रॉम बैंक यू कैन नॉट। कैपिटल तो चाहिए ना। कैपिटल कौन देगा? कैपिटल इनिशियली कौन देगा आपको? मिडिल क्लास फैमिलीज में कौन देगा? 10-20 लाख कोई दे देगा। हाँ। लेकिन अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, राइट, तो ये अगर सिविल स्कोर तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चों को भी पता नहीं है। हम लोग भी शायद इस एज में आए, हमें पता नहीं था। अगर इनिशियली आपने सिविल स्कोर अपना खराब कर लिया तो आपको आने वाले टाइम में बहुत और वो अगले वाला टाइम तो खत्म हो गया। आप सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ रिकॉर्डेड। तो हम लोगों का इतना अच्छा स्कोर रहता है, तब भी कार लोन लेने जाते हैं तो वो एक बार चेक जरूर करते हैं। मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहे 10 करोड़ पड़ा हो, हाँ, पर सिविल स्कोर जरूर चेक होता है। सिविल ज्यादा। तो आई थिंक ये जो आपने बताया एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि इसे पेन डाउन करते जाइए जो पॉइंट सर बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल टूल्स हैं और ये बहुत सारी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग कर जाते हैं, चाहे ना चाहे कर जाते हैं। देखिए, क्रेडिट के बिना कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं बन सकता। आप इन देश के सारे बिजनेसमैन को देख जी, सारे क्रेडिट से बड़े हुए हैं। आज लोग कहते हैं अडानी के पास 3 लाख करोड़ का लोन है, अंबानी के पास 3 लाख करोड़ का लोन है। तो एट द एंड ऑफ द डे इतना बड़ा एम्पायर तो वो क्रेडिट के बेसिस पे खड़ा करना है जी। पर मैं कभी कभी कहता हूँ कि 1 लाख का लोन भी ज्यादा होता है, 1 लाख करोड़ का भी कम होता है, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। जैसे आप जिम जाते हैं तो आप देखते हैं एक इंसान है जो 5 किलो का भी डंबल नहीं उठा पा रहा, और एक इंसान है जो 50 किलो का डंबल भी ऐसे मस्ती में उठा रहा है। तो फर्क क्या है दोनों के बीच में? क्षमता का ही फर्क है ना। कि एक आदमी ने अपनी क्षमता बना ली है 50 किलो उठाने की, और एक आदमी अभी 5 किलो में क्षमता नहीं बना, कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी नहीं बढ़ा। इसलिए लोन जो है वो लोन कभी भी लोन के क्वांटम से नहीं दिखते, लोन पे बैक करने की क्षमता से दिखते हैं। संजय जी, आप और मैं जब आपसे मुलाकात हुई, हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी, फायर। तो फायर के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। ठीक है, फायर का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। ओके। तो ये टर्म यूएस में काफी प्रसिद्ध हुआ था, और एक व्यक्ति थे जिन्होंने करीबन $3 मिलियन इकट्ठे किए अपने लाइफ स्पैन में, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली हो गया, इसलिए आई एम फायर्ड। ओके। तो वहां से ये फायर का टर्मिनोलॉजी चालू हुई। अब लोग फायर अचीव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं अपना पैशन फॉलो करूं, तो मैं अपना फायर अचीव कर लूं, जितने साल में मैं अपना नंबर अचीव कर सकता हूं, ताकि मैं फिर जिंदगी भर किसी और के मोहताजी ना करूं या किसी और की नौकरी ना करूं, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो फायर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये बड़ा सिंपल है कि आज जो आपके खर्चे हैं उसको जब आप रिटायर होना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल बाद आप रिटायर होना चाहते हो, तो आज जो खर्चे है उसको 10 साल बाद वो कितने होंगे, इन्फ्लेशन लगा दो 7 में का, तो मोटा मोटी 2 गुना हो जाते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। 10 साल में 2। तो अगर आप समझिए आज 50,000 रुपए महीना खर्च कर रहे हैं, तो आप 10 साल बाद 1 लाख रुपए में, तो 1 लाख इंटू 12 हो गया 12 लाख, और 12 लाख का 25 गुना यानी 3 करोड़। तो अगर आप 10 साल बाद 3 करोड़ रुपए जमा कर पाए किसी भी फॉर्म में, असेट्स के फॉर्म में, घर नहीं कहूंगा मतलब जिसमें रहते हो उसको नहीं, पर उसके अलावा अगर आप 3 करोड़ रुपए जमा कर पाए, तो यानी कि अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके। तो ये आपका फायर नंबर कहा जाता है। अब कुछ लोगों को इसमें ना मजा आता है बोलने में, लीन फायर मतलब होता है कि जितना आपका खर्चा होगा उसका 20 गुना, 25 गुना एक्चुअल होता है। फिर होता है फैट फायर मतलब जितना आपका खर्चा होगा उसका 30 गुना। तो यानी कि अगर अपन बोले तो देखें कि 2.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ अगर इस व्यक्ति का नंबर बन गया 10 साल में, तो ही कैन इजीली रिटायर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिटायर। तो अगर आज लेट्स से मेरी 40 एज है, मैं 50 पे रिटायर होना चाहता हूँ जी फायर के लिए, और मेरे 3 लाख रुपए महीना आमदन है, तो मेरा फायर नंबर क्या हो? देखिए, फायर नंबर आमदनी से नहीं होता, खर्चों से होता है। ओके। तो आपका खर्चा अगर लेट्स से 2 लाख रुपए में, 2 लाख का खर्चा है, तो 2 लाख यानी कि आपका 10 साल बाद जो खर्चा होगा वो 4 लाख रुपए महीना हो जाएगा जी, क्योंकि इन्फ्लेशन डबल हो जाएगा इन्फ्लेशन। तो 4 लाख इंटू 12 यानी करीबन 50 लाख, और 50 लाख इंटू 20 गुना 25 गुना यानी करीबन 12.5 करोड़ रुपए आपके पास उस टाइम होंगे। तो आप आज का लाइफस्टाइल जिंदगी भर जी सकते। ओके। तो ये वो नंबर इस तरीके से कैलकुलेट हो। मतलब आज अगर प्लानिंग करनी है तो 10 साल बाद अगर आपने फायर की तरफ जाना है, इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, फाइनेंशियल रिटायर अर्ली होना है,
तो अगर 50 पे रिटायर होना है तो 10 से 12 करोड़ रुपए, अगर आपका 2 लाख का खर्चा है, 2 लाख का खर्चा है तो 10 से 12 करोड़ रुपए आपके पास कॉर्पस होना चाहिए, जिससे आप वही लाइफस्टाइल तक आप जिएंगे। देखिए लोग है ना फायर में ज्यादा फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि मेरी आमदनी ज्यादा हो, पर फायर कभी आमदनी से नहीं लिया जाता, खर्चों से लिया जाता। तो अगर आप में खर्चे कंट्रोल करने की क्षमता है तो आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओगे। क्योंकि अगर आपका आपने जैसे 2 लाख बोला, अगर किसी का 2 लाख नहीं खर्चा है, 1.5 लाख, तो उसका फायर नंबर तो बहुत छोटा हो गया। उसका फायर नंबर हो जाएगा 18 इंटू 2 36 का 25 गुना, यानी मोटा मोटी 9 करोड़ रुपए। तो जो 12-12.5 करोड़ चाहिए था उसकी जगह 9 करोड़ में वो रिटायर हो सकता है। तो 9 करोड़ अचीव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 12.5 लाख हमेशा। तो इसीलिए जितना फायर में जितना आप खर्चों पे कंट्रोल करोगे उतना आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे। तो अल्टीमेटली सेल्फ डिसिप्लिन तो हमेशा मेंटेन, ग्रेटिफिकेशन अपनी हमेशा कंट्रोल करनी पड़ेगी, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे जा सकते हैं। आप कितने भी टूल्स लगा लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप नहीं फाइनेंशियल। देखिए लोग है ना अभी तक इस बात की पावर को नहीं समझते, क्योंकि क्या होता है जैसे वो निकलते हैं जॉब से, पहले उनका पूरा समय एजुकेशन खा जाता है, फिर उनका पूरा समय जॉब खा जाता है, तो ना दे बिकम स्लेव्स इन देयर माइंडसेट। तो उनको पावर ऑफ फ्री टाइम का मतलब फ्री टाइम का पावर ही नहीं पता। फ्री टाइम में क्या वो अचीव कर सकते हैं, कितना मेगा अचीव कर सकते हैं, इसका उनको अंदाजा ही नहीं है जी। क्योंकि वो जिंदगी भर स्लेवरी में रहे, पहले एजुकेशनल स्लेवरी में रहे और फिर जॉब स्लेवरी में रहे। तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए थे जॉन डी रॉकफेलर, ब्लैक रॉक ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका एक स्टेटमेंट था कि ही हु इज बिजी ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी, यानी कि जो हमेशा बिजी रहेगा उसके पास पैसा बनाने के लिए समय नहीं है। तो ही हु इज बिजी ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। तो लोगों को यह रियलाइज करना पड़ेगा कि द पावर ऑफ फ्री टाइम में आप जितना पैसा कमा पाओगे ना, ये 2 लाख 3 लाख की तनख्वाह 4 लाख की तनख्वाह बहुत छोटी हो जाएगी उसके। सर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर किसी को करनी है, गोल सेटिंग करनी है, वो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने आसपास जितने लोगों को देखा है जो रिलैक्स रहते हैं, अपने काम से थोड़ा सा पीछे रहते हैं, वो बड़े गोल सेट कर पाते हैं और उनको अचीव करने के लिए टूल्स देखते रहते हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहते हैं। बिल्कुल ये तरीका है शायद। बिल्कुल। देखिए मैं एक बार ना रितेश अग्रवाल जी से मिला, तो उस टाइम पीक कोविड था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप मतलब टाइम खराब है ये? बोलते नहीं, बोलते व्हेन द सी इज रफ द फिशरमैन शुड शार्पन हिज सॉ। यानी कि जब समुद्र में आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, आप नौका लेके नहीं जा सकते, तो अपनी जो ये सॉ है उसको शार्प करो, ताकि जब आप जाओगे अंदर तो ज्यादा मछली पकड़ के ले। स्किल सेट, तो स्किल सेट इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हमारे यहाँ लोग क्या है ना, हमारे यहाँ लोग मोहताजी मतलब ये करते हैं कि यार काश मार्केट्स में मैंने पैसा डाल दिया होता, काश मार्केट्स ने मेरे को पैसा दे दिया होता, काश सरकार मेरे को मदद कर देती। तो वो ना दूसरों पे ही निर्भर रहते हैं और उससे उनको स्ट्रेस हो जाता है। जब तक वो खुद का इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, खुद की स्किल्स पे इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक उनकी कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। क्योंकि स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसमें अनलिमिटेड रिटर्न्स है। अगर आप आज 50,000 कमा रहे हो तो आप 2 साल के अंदर 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते, अगर आप अपनी स्किल्स पे मत। और अगर आपने स्किल अपग्रेड नहीं की तो राजीव, मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं कि एक कंपनी में हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट हुआ, तो उन्होंने ज्वाइन किया 20-25 हजार की तनख्वाह पे। अब 8-10 साल निकल गए कंपनी में, कंपनी हर साल 10%, 15%, 10%, 15% इंक्रीमेंट देती गई। 10 साल बाद उनकी तनख्वाह हो गई 85,000 रुपए। मार्केट खराब हो गई, तो भाई अब मार्केट खराब हो गई तो किस किस को छटनी करे, उसका लिस्ट बनेगी। अब लिस्ट बनती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि तनख्वाहों में सबसे ज्यादा जिसकी तनख्वाह होती है वो सबसे ऊपर होता है और धीरे धीरे करके नीचे होती है, नीचे वालों को बख्श दिया जाता है। तो ये जो देखा जाता है कि भाई ये 85,000 का आदमी है, इसकी स्किल तो अकाउंटेंट वाली है। आज अगर एक अकाउंटेंट देखने जाऊंगा तो वही 20-25 हजार में मिल जाएगा, तो मैं क्यों इस आदमी को 85,000 दे रहा हूं जी? ओवरनाइट उसकी जॉब चली गई। अब गलती किसकी है? गलती उसी आदमी की है, उसने ये सोचा एनहांस नहीं किया। हाँ, स्किल इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैं तो आराम से यहाँ बैठा हूँ, हर साल मेरे को 10-15% इसी तरह मिलता रहेगा और मुझे कुछ अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। भाई टाइम अच्छा था, लोगों ने पूछा नहीं, जैसे टाइम खराब हुआ तो तुम निकल गए। वो तो हमें, तो अभी जैसे जियो का अनाउंसमेंट हुआ, रिलायंस ने करीबन अपनी 12% वर्कफोर्स कम करी है, विच इज 42,000 जॉब्स हैव बीन लॉस्ट इन रिलायंस इटसेल्फ। और क्या रीजन दिया जा रहा है? एआई। तो अभी एआई की मार पड़नी चालू नहीं हुई है, पर आज जो एआई को जल्दी सीख लेगा वो एआई से पैसा कमाएगा। मैं 13 साल के लड़के को जानता हूँ, 13 ईयर के लड़के, वो एआई की एजेंसी चला के 80,000 रुपए महीना कमाते हैं। और पता है क्या करता है? एक पीपीटी मेकर, उसका कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें पीपीटी अपने आप बन जाती है,
तो लोगों की पीपीटी बनाता है 60 रुपीज पर स्लाइड में, और उसका सब्सक्रिप्शन उससे लिया हुआ है 2,500 रुपए। तो कभी 20 स्लाइड की पीपीटी आ गई तो 1,200 रुपए बन गए, कभी 30 स्लाइड आ गई तो 1,800 रुपए बन गए। इस तरीके से वो 70-80 हज़ार रुपए महीना कमा लेते हैं। और सर जितना अर्ली हो जाएगा इनकम और इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे इंडियन जो स्कूलिंग सिस्टम है, इवन जो कॉलेज सिस्टम है, उसमें फाइनेंस के बारे में तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा। बिल्कुल। और देखिए, बट आप और मैं उसमें क्या कर सकते हैं राजी? देखिए, मैं वापस ये मानता हूं कि आई विल डू थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल। जी, आई विल नॉट डिपेंड ऑन थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल। मैं सरकार को नहीं छेड़ सकता, मैं कोई एजुकेशन पॉलिसी में चेंज नहीं कर सकता, नई आई हुई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करा सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं अपने बेटे को फाइनेंशियल एजुकेशन खुद देता हूं। ठीक, तो इतना ही मैं कर सकता था, मैं ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। तो मैं अपने बेटे को एजुकेट कर रहा हूं। मैं उसको मैंने अभी 10 साल का हुआ तो उसको साइकोलॉजी ऑफ मनी गिफ्ट करी। तो ये किताब पढ़। उसके पहले मैंने उसको ऑलरेडी रिच डैड पुअर डैड के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए कि इन्वेस्टर क्या होता है, एम्प्लॉयड क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है। उसको बोला कि तुम अपनी एजेंसी ओपन करोगे, मुझे पूरा बताओगे, बिजनेस प्लान बना के बताओगे। वो बजटिंग करता है कि मुझे आज अगर 3 महीने बाद कोई चीज चाहिए तो आज से बचाऊंगा उस चीज के लिए। तो मैं तो यही कर सकता हूँ, सिंपल चीजें मैं अपने बेटे को सिखा। तो जिसको घर में ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसे बड़े प्रोफेसर मिल जाए, दादा ऐसे मिल जाए, पापा ऐसे मिल जाए, तो उसका तो आगे ग्रोथ। अब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक हमारे पास जो ये फॉर्मल एजुकेशन हम ले रहे हैं उसके इतना इम्प्लीमेंटेशन आगे की लाइफ में है नहीं जी, इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। अगर हम ऐसे टूल स्किल सेट अगर कर लें, मैं बहुत बच्चों को, जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे कुछ बच्चों से मैं मिला हूं जिन्होंने YouTube से देख के म्यूजिक पूरा सीख लिया। बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो देखने वाले का तरीका है, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो बच्चे ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छी चीजें देख रहे हैं। मेरे बेटे ने पूरी गेमिंग सीख ली, गेमिंग की कोडिंग सीख ली सिर्फ YouTube से। मेरा बेटा एक बात बोलता है, बोलता है, डैड यू पे टू माई स्कूल एंड माई स्कूल डजंट टीच मी हाउ टू मेक मनी, एंड आई डोंट पे टू YouTube एंड YouTube टीचेस मी हाउ टू मेक। तो तुम मेरे स्कूल को पैसा दे रहे हो, पर पैसा मैं स्कूल में को पैसा बनाना नहीं सिखा रहा, और मैं YouTube को 1 रुपया नहीं देता, फिर भी वो मेरे को पैसा बनाना सिखा देता है। तो आज की जो एजुकेशन है, देखिए, वर्ड आप एजुकेशन नहीं, द वर्ड स्किल। आपके पास पर्टिनेंट रेलेवेंट स्किल होनी चाहिए। मैं एक लड़के को जानता हूँ, बेचारा बहुत छोटे गांव से आया, ठीक है, आई थिंक भागलपुर के पास वो जगह मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर बाप बिहार में, वहां से लड़का निकल के आया और गाँव यहाँ आया। तो उसकी 18,000 की तनख्वाह लगी। तो 18,000 की तनख्वाह लगी, तो स्ट्रगल कर रहा है, क्या करूँ। तो एक बार मेरे पास आया, बोले संजय सर मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, 18-20 हज़ार में फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ। तो मैंने काम कर, तू टेक्नोलॉजी वाला है ना, तो एक काम करके AWS का कोर्स कर ले, और मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है, मैं मेरे साथ काम करता था, मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है, तो तेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो दे देना। 10,000 रुपए का कोर्स था, तो मैंने बोला चलो तुम कर। अब उसकी जिंदगी भर की एजुकेशन पे 10-15 लाख रुपए लग चुके होंगे, या 5 लाख रुपए लग ही चुके होंगे, मिनिमम लग चुके होंगे। अब उसने 10,000 रुपए का कोर्स किया। वो 10,000 रुपए का कोर्स करते ही जैसे ही उसको Amazon में सर्टिफिकेट मिला, उसको अगली नौकरी मिली सीधा 85,000 रुपए। 20,000 से सीधा 85,000 रुपए। उसकी भी मेहनत है, उसने बहुत मेहनत करी, सीखा, जॉब के साथ रहते रहते सीखा, पर आज एक स्किल पाने से उसकी तनख्वाह 10 लाख रुपए से ऊपर चली। तो अगर आज किसी को ये रोना है कि भाई मैं तो बहुत कम कमा रहा हूं, तो अभी आइडेंटिफाई करो कौन सी ऐसी स्किल है जो हाई पेइंग स्किल है, जिसमें मार्केट में नीड भी है और आपको मार्केट पे भी कर देगी, और आप वो करो। मैं संजय जी आपको यहीं रोकता हूं। मेरा जो बी द चेंज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव मैसेज तो सोसाइटी में दे, प्लस मुझे जो किक मिली वो मिली इस चीज़ से कि मेरे पास कुछ पड़ोस में धोबी है, हाउस होल्ड मेड है, उनके बच्चे पढ़ बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन अब वो बेचारे 12th क्रॉस कर रहे हैं। मैं एक बच्चे से मिला, उसके फादर सारी गली के कपड़े प्रेस करते हैं। अब वो कहता जी मेरे पास अंकल मैं क्या करूं, और 93% आ गए उसके 12th में। वाह। अब वो 93% वाला बच्चा कह रहा मुझे शाम को तो मुझे पता ही नहीं मुझे एडमिशन कहाँ लेना है। अब वो बच्चा बेसिक से कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, उसकी पूरी। मुझे ऐसे लगा कि इन लोगों को गाइडेंस देगा कौन? आप जैसे और मेरे जैसे लोग देंगे जी। हर चीज हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते, एजुकेशन पे नहीं, जैसे आपने बताया। तो क्यों ना आप और हम मिलकर कुछ एक ऐसा कोर्स, ऐसा सिंप्लीफाइड तरीका जिसमें बच्चों के पैसे कम लगें और हम उन्हें फाइनेंस की या कोई ऐसी चीज दिखा दें कि चाहे 100, 200, 500 बच्चे हम साल के निकालें और इनको हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करें और हम उनके लिए एक अच्छा स्किल तैयार कर दें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और मैं बैठें और कोई ना कोई चीज अगर आप मेरे माध्यम से, मेरा जो इनपुट लगेगा, आई एम रेडी टू गिव जी, तो हम कुछ ऐसे बच्चों के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बच्चों के लिए एक कोई ऐसा कोर्स निकालते हैं, क्रैश कोर्स 10 दिन का, महीने का, जिसमें उनको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए
कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ 5-10 हज़ार रुपए महीना कमा लूं, ताकि मैं अपने आप को अपलिफ्टमेंट, अपनी लाइफ को बेटर कर सकूं। मेरी तरफ से डर है सर, आपको जब भी लगे तो वी कैन क्यूरेट अ कोर्स, ठीक है, ऐसा कोर्स बना सकते मिलके कुछ करते हैं। लो कॉस्ट रखें ताकि एक्सेसिबल हो, कॉस्ट सिर्फ इसलिए रखें ताकि इंटरेस्ट रहे, इंटरेस्ट नहीं तो जनरली फ्री की वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल जीरो होती है। तो आई थिंक बिल्कुल किया जा सकता है ताकि लोगों को ये बेनिफिट प्रदान हो। अभी तक के पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, तो फ्लो ऑफ एनर्जी चल रहा है आपसे, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझा रहे हैं। जो जो आपने टॉपिक्स कवर करे, हमने कोशिश करी, वो बहुत ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों की। अब हम आते हैं टैक्स पे। जॉब लग गई, टैक्स स्लैब आजकल गवर्नमेंट ने 2 टैक्स स्लैब कर दिए हैं जी। तो उस टैक्स स्लैब में किसको जाना चाहिए, कौन से वाले में जाएं और कौन से में हमारे लिए बेनिफिट है? देखिए अभी पीछे बजट में ने कहा कि 2/3 ऑफ द असेसीज आर ऑलरेडी इन द न्यू रिजीम, यानी कि 67% लोग हर 3 आ चुके हैं। अभी मैंने जब इस साल अपना टैक्स फाइल किया, मैं आज तक पुराने रिजीम में फाइल करता था जी। इस साल मेरे सीए ने मुझे फोन किया कि सर अब पुराने रिजीम में आपका 20,000 रुपए ज्यादा लग रहा है, तो वी आर नाउ शिफ्टिंग यू टू द न्यू रिजीम। ठीक है, तो अब आज के बाद मैं वापस ओल्ड रिजीम जा ही नहीं सकता, क्योंकि ओके, वंस यू ऑप्ट फॉर द न्यू रिजीम यू कांट गो बैक टू द ओल्ड। आप ये स्विचिंग नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि अगले 1 से 2 साल में ऑलमोस्ट 100% लोग न्यू रिजीम पे होंगे, क्योंकि वो न्यू रिजीम को ल्यूक्रेटिव बनाए जा रहे हैं। इस बार भी उन्होंने थोड़ा सा 50,000 कर दिया, फिर उसके बाद एक स्लैब में से 1 लाख रुपए बढ़ा दिया, जिससे 17,500 रुपए साल के बचेंगे। तो पॉइंट ये है कि अगले 2 साल के अंदर इनकम टैक्स में कोई हैक बचेगा ही नहीं एम्प्लॉइज के लिए, कुछ नहीं बचेगा कि भाई आप इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो, आप होम लोन ले लो, होम लोन पे इतना ब्याज माफ है, 2 लाख रुपए तक ATC, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, क्योंकि न्यू रिजीम पे तो कुछ भी नहीं है, HRA तक अलाउड नहीं है। ओके, सिर्फ एक 75,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना, उसके बाद हेल्थ प्रीमियम ना, PPF ना, आपका लाइफ इंश्योरेंस ना, आपका कोई एडुकेशन लोन, कोई चीज की माफी नहीं है उसको। तो वो वहां पे ही लेके जा रहे हैं। तो टैक्सेशन के चक्कर में इंडिया विल बी डीक्लटर्ड। ये जो परेशानी रहती थी, यार मैंने वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिया, ये नहीं दिया, मेरा इस मार्च के महीने में ज्यादा टैक्स कट गया ना, ये सब जो परेशानी खत्म हो जाएगी अगले 1 से 2 साल के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को टैक्स को लेके बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए मैं टैक्स कहां से बचा लूं। एक ही फोकस रखे कि एक्टिव इनकम इतनी बढ़ा दो कि यार मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने 2 करोड़ रुपए टैक्स दिया है साल का जी। तो वैसा नाम क्रिएट करो कि मैंने टैक्स ज्यादा दिया है। तो आई थिंक अगर आप भारत में रह रहे हो, आपने चूज कर लिया भारत में रह रहे हो, तो यू हैव टू फॉलो द लॉज। आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। आपको ऐसा लगता नहीं है कि टैक्स का स्लैब अभी हायर इनकम में जब हम जाते हैं तो टैक्स का स्लैब एज कंपेयर टू अदर नेशंस, हमारा डेवलपिंग नेशन है, तो थोड़ा और ल्यूक्रेटिव होना चाहिए, जिससे लोगों को एक माइंडसेट चेंज हो। अभी माइंडसेट ये है टैक्स सेविंग की तरफ है कि टैक्स बचा ले, कम से कम दे, और ये हो कि अगर स्लैब थोड़े ल्यूक्रेटिव और हो जाए तो लोग अगर और इस सिस्टम में आए तो ज्यादा बेटर होगा शायद कंट्री। देखिए मैंने इसको एक उदाहरण देता हूँ। एक परिवार है, तो ये गरीब परिवार है, और उस परिवार में 30 लाख रुपए की साल की कमाई है और 48 लाख रुपए का साल के खर्चे है, और उस परिवार में 5 बच्चे हैं। एक बच्चा कमा रहा है और 4 नहीं कमा रहे हैं। वो एक के ऊपर ही 4 बचे हुए हैं। अब माँ किससे ज्यादा उम्मीद करेगी, वो 4 बच्चों से जो कमा नहीं रहे हैं, या फिर वो एक बच्चे से जिससे कमा रहे हैं? कमाने वाले से। बस यही हो रहा है। हमारा देश इसी परिवार की तरह है। 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, 48 लाख करोड़ का खर्चा है। 32 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, सॉरी, 48 लाख करोड़ का खर्चा है, तो 16 लाख करोड़ का एसेट है, डेफिसिट। 48 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ का साल का ब्याज पेमेंट है पुराने लोन्स का। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना है, तो जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी ये उम्मीद कर रहा है कि आगे जाके टैक्सेस कम होंगे, नहीं होने वाले। जब तक ये इक्वेशन सेट नहीं होती, ठीक नहीं होती, जो मेरे को नहीं लगता अगले 5-10 साल में होंगी, क्योंकि इंडिया का भी बॉटम वाला वर्ग बहुत बड़ा है, और अगर उनको राइट टाइम पे फूड नहीं मिला, उनका अगर सेवा नहीं की गई, उनको भाइयों को खाना नहीं खिलाया गया, तो एक सोशल अनार्की भी हो सकती है जी। मुझे आप जानते हो कि पेट के लिए तो लोग लड़ पड़ते हैं, और गलत नहीं है, कोई भूखा थोड़ी मरेगा। तो आई थिंक ये कोई भी चीज उम्मीद करना, एक होता है देखिए आप उम्मीद कर सकते हो, पर अगर आपको पीछे का बैकवर्किंग पता है कि आज देश की स्थिति क्या है, तो आपको पता होगा। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर निर्मला सीतारमन जी एंड सेइंग शी इज डूइंग द राइट थिंग। आई एम सेइंग शी डजंट हैव स्कोप। उनके पास स्कोप ही नहीं है ये करने का, वो चाह के भी नहीं कर पाएंगी। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये स्थिति है घर की, भाई 5 बच्चों में से 4 कमा रहे नहीं है, एक जो कमा रहा है उसी पे बोझ जाएगा। तो अभी हम ये होप करेंगे या सोचेंगे तो कुछ अचीवमेंट नहीं है।
उल्टा इससे खराब जरूर हो सकता है, जैसे 10 का 12.5 कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो हो सकता है 12.5 का 15 हो जाए, क्योंकि सारी बड़ी कंट्रीज में 20% है LTCG, तो वो हो सकता है धीरे धीरे 20% की तरफ ले जाए, यू नेवर नो। पर हमारा काम क्या देगा, अगेन मैं ये सारी स्ट्रेस लेता रहूं, या मैं ये सोचूं आज मेरी कमाई अगर 10 लाख रुपए है साल की, तो मैं 15 कैसे करूं, 20 कैसे करूंगा, उस पर फोकस करता हूँ। ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना चीज, सरकार मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं तो चीख पर कर सकता हूँ, चिल्ला लूंगा, थोड़ा सड़क पे आ जाऊंगा, सड़क। अब फिर से संजय जी हम वहां से वापस आते हैं, जो फर्स्ट टाइम जिसकी जॉब लगी है, उसका मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए एक अप्रोप्रिएट परसेंटेज में आप बताइए, हम ये लेते हैं कितने % उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ये तो हमें समझ आ गया कि फॉर फर्स्ट टाइम और नॉन एक्सपर्टीज जो टाइम नहीं दे सकते, उन्हें म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितना % ऑफ द मंथली इनकम SIP होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि अगर कोई 20-25 हज़ार की तनख्वाह से स्टार्ट करता है तो उसका 20 से 25% उसको SIP करनी चाहिए। 5 से 6 हज़ार रुपए की SIP करने, क्योंकि वो यंग है, उसके पास लंबा समय है, और मैं ये मान रहा हूँ कि उसने गोल ये रखा है कि उसको रिटायरमेंट चाहिए 40 की उम्र तक, तो वो उस पर अधिकांश पैसा करीबन 60 से 70% मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकता है। ओके, बचा हुआ 30-40% जो है वो लार्ज कैप में डाल सकता है, पैसिव में डाल सकता है, थोड़ा गोल्ड में डाल सकता है, थोड़ा इस तरफ स्प्रेड कर सकता है। अगर ये व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को प्लान करे तो वो 20 से 22 साल के अंदर, मैं ये मान रहा हूँ, उसकी तनख्वाह हर साल 10% बढ़ेगी, और वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो तो 25% कर ही रहा है। तो उसने फिक्स नहीं की 6-7 हज़ार, उसने वेरिएबल रखी है, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो वो भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति 20 से 25 साल के अंदर उसके पास 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है, सिर्फ SIP के माध्यम। तो आज अगर एक बंदा 20 साल का है तो 40 से 45 साल की उम्र में उसके पास 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बहुत आराम से बन सकता है, जो कि बहुत एक अच्छा हैंडसम है, एक अच्छा नंबर है। वो तब भी बहुत अच्छा नंबर रहेगा, आज से 25 साल बाद भी एक 3 करोड़ का नंबर भारत के देश में बहुत अच्छा नंबर रहने। आज के हिसाब से कर ले तो 60 लाख रुपए तो भी आज तो आपके पास 60 लाख है नहीं ना, तो आज के हिसाब से अगर 60 लाख रुपए आपके पास उस दिन के रखे हुए हैं तो इट्स नॉट बैड। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क के तहत व्यक्ति पैसा कमा सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और एक और मजेदार बात बताऊं, यही इन्वेस्टमेंट अगर वो 40 की उम्र तक 40 साल जारी रखता है, अभी तो मैंने 20-25 साल बोला, 40 साल जारी रखता है, तो देयर इज अ चांस कि उसके पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा। ये पावर होती है कंपाउंड। 25,000 की सैलरी वाला, 25,000 की सैलरी आज वो बढ़ते जाए 5 लाख रुपए महीना पहुंची, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं बढ़ी, जिंदगी में कभी नहीं बढ़ी। और इसी तरह उसने एलोकेशन रखा, 40 साल के लिए रखा, उसका कॉर्पस 100 करोड़ हो जाएगा। ये पावर है कंपाउंडिंग की, पर वो दिखती 20 साल के बाद है। वॉरेन बुफे इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इसलिए अमीर है कि वो 90 साल के हैं। मैं आप यही तरह बताता हूँ कि आज अगर मेरा पोर्टफोलियो मैं छोड़ दूं, कुछ नहीं करूं, कोई नया पैसा नहीं डालूं, और मैं 90 साल तक जी जाऊं, यानी कि आज से 50 साल और जी जाऊं, और ऐसे पड़ा रहा, कुछ ना करूं, उसको छेड़ो ही नहीं, तो वो पैसा मेरा करीबन 1000 करोड़ हो जाएगा कुछ नहीं करके। मैंने क्या कहा था, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह है जहां पे आपको कोई एफर्ट नहीं डालना, जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आप पैसा खो बैठोगे, क्योंकि आप गलत डिसीजन ले लोगे, आपको डिसीजन लेना ही नहीं आता। तो इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वर्क करो, ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाओ, आराम से कमाओ। टाइम इज द गेम, टाइम इज द गेम, बिकॉज अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, इट इज A = P × 1 + R रेज टू टी, यानी एक्सपोनेंशियल पावर टाइम में है। एक्सपोनेंशियल पावर रिटर्न्स में भी नहीं है, और जितना आप डाल रहे हो उसमें भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल पावर टाइम में है। तो अगर 20 साल से लेकर 40 साल की जो जर्नी होगी वो अद्भुत रिटर्न्स देगी आपको, आप सोच नहीं पाओगे कि रिटर्न्स देगी। मैंने एक बार अभी क्लास में एक्सरसाइज करी, मेरा खुद का एक म्यूचुअल फंड था, ओके, जो मैंने बताया 2.5-3 साल जिसने रिटर्न्स नहीं दिए, फिर 25% क्रैश कर गया, फिर भी उसमें पैसा लगता रहा। आज उस म्यूचुअल फंड में 30 लाख डले हैं, 90 लाख 80 लाख का फंड है, करीबन 29-30 लाख रुपए डले थे, 30,000 की SIP थी, 29-30 लाख रुपए डल गए, और आज उसकी वैल्यू है 80 लाख। आज मैं कहता हूँ जी कि मेरे को अब इसमें से पैसा नहीं निकालना, मतलब सॉरी, पैसा नया नहीं डाका इसमें। अभी तक उसने मुझे 24% का रिटर्न दिया है सालाना, जिसे IRR कहते हैं, क्योंकि पैसा मैंने एक बार में नहीं डाला था। ओके, अब मैं ये तय करता हूँ इस 80 लाख रुपए में से मैं महीने के 60,000 रुपए विड्रॉ करूंगा अगले 30 साल के लिए। 80 लाख में से 60,000 रुपए विड्रॉ करूंगा अगले 30 साल के लिए, तो मैं 80 लाख में से 2,16,00,000 रुपए विड्रॉ करूंगा। 80 लाख का आज का कॉर्पस में से 2,16,00,000 विड्रॉ करूंगा, उसके बाद भी ये कॉर्पस 20 करोड़ रुपए, बचा हुआ पैसा भी 20 करोड़ रुपए। ये पावर है कंपाउंडिंग। तो अगर मुझे इस बात का एहसास है कि मैं इस तरीके से सिस्टमैटिक विड्रॉल करके अपनी जिंदगी में मुफ्त की तनख्वाह कमा सकता हूं, तो मैं किस बात का स्ट्रेस लूंगा? मैं क्यों उल जलूल ये काम करूंगा जहां पे मेरे पैसे खोने का चांस है?
मैं तो चुपचाप SIP करूंगा। तो इसलिए मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स में जो सारा गेम है वो है कि आप इन्वेस्टमेंट से दूर हो जाओ, ना एलोकेशन तय करो, चुपचाप महीने महीने उसमें पैसा डालो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय करो, अपनी एक्टिव इनकम को 2x 5x 10x करो, वहां मेहनत, स्किल डेवलपमेंट, आपको लीडर बनो, मैनेजर बनो, CEO बनो, तो आराम से वहां पे करियर को ग्रो करो। इधर चुपचाप इस पेड़ को बड़ा होने दो। किसी दिन ये इतना बढ़िया पेड़ होगा कि आपकी पुश्तों को ये छांव दे सकता है। एक आप और हम जिस एज के हैं 40s की, उसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी तो हमने 25 साल वाले पे काफ़ी बात करी। 40 इयर्स का एक इंडिविजुअल है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, फैमिली बिजनेस कर रहा है, 1.5 से 2 लाख रुपए अपने लिए सैलरी विड्रॉ करता है। उसका आप इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए? कितना आप उससे सजेस्ट करेंगे कि 40 में 60 में जाके रिटायर हो जाए? 20 साल है, ठीक है। देखिए, लोग है ना कहते हैं कि जितने ज्यादा ओल्ड हो जाओ उतना आपका रिस्क अवर्स होना चाहिए। ये बात टोटली गलत नहीं है, बट रिस्क जो है ना इज अ फंक्शन ऑफ योर लॉन्जिविटी ऑफ गोल। यानी आज अगर आप 40 के हो और आपका गोल 60 की एज का है, तो आपके पास समय, तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। अगर आप आज 20 साल के हो और आपका गोल ही 5 साल का है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते जी। तो ये बड़ी काउंटर इंट्यूटिव सी बात है। लोग आके कहेंगे आप जितने यंग हो उतना रिस्क ले सकते हो, ऐसा नहीं है। जो आपका गोल का टेन्योर है, रिस्क उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो अगर आपके मित्र के लिए आप कह रहे हो भाई 40 साल का व्यक्ति है और वो 40 की 20 साल रुकने को तैयार है, तो फिर से मैं वही हिदायत दूंगा कि भाई 25% मिनिमम, 25 से 30% अपना जो कमा रहे हो उसका डालो, और उस डालने में 60 से 70% स्मॉल और मिड कैप में डाल दो, बचा हुआ जो है वो लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स और गोल्ड में डाल दो, बस। और शांति से 20 साल करो। अपने व्यवसाय में इतना करो कि आपकी तनख्वाह 1.5 लाख से 15 लाख ले जाओ, उस पर फोकस। सेम आंसर है, आंसर में कोई बदलाव नहीं, बस उसका कंपोनेंट परसेंटेज वाइज फिक्स रखें। जो मंथली आमदन 25 से 30%। SIP के बारे में बताया, एक आपने हमें क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया, एक हमें आपने सिबिल के बारे में बताया, और लास्ट में जो आपने बताया वो सबसे बड़ा टेक अवे लगा मुझे कि अपनी जो मंथली इनकम है उसको 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, 1/3 इज फॉर द टैक्सेशन and 1/3 for your monthly expenses and 1/3 should go for savings, investment जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ संजय कथुरिया जी, और मुझे लगता है जैसे आसान शब्दों में, सरल भाषा में जैसे इन्होंने फाइनेंस को समझाया है, मेरे लिए ये सेशन बहुत आई ओपनिंग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस जो कि मेजर 18 से 45 है, उनके लिए बड़ा एक क्रूशल पार्ट हो जाता है जी फाइनेंस इस एज में जी। तो अगर आप लोग भी इनके साथ, मेरे साथ इस जर्नी पे चलना चाहते हैं और संजय जी की तरह मिलियनेयर बनना चाहते हैं, मैं तो बन के रहूंगा संजय जी की बातों को फॉलो करके। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग भी मिलना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, आगे कोई भी कनेक्ट करना चाहते हैं संजय जी से, तो हम लोग आपको इनके कॉन्टैक्ट कोर्सेज के लिए भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट बढ़िया लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे पूरा सुनिए और आगे सभी लोगों में शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। आपके एक शेयर से एक ये चेन स्टार्ट होगी, बी द चेंज की, जिसमें हम और अच्छे गेस्ट आपसे हर टॉपिक को पकड़ के, और अब अगला टॉपिक आप हमारे से क्या चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक के एक्सपर्ट को आप मेरे चैनल बी द चेंज विद राज भाटिया में देखना चाहते हैं। थैंक यू संजय जी। थैंक यू।